नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है और इस पे आप लोगों ने पिछले 24 घंटों में विश्लेषण भी, बिंदुवार भी तरह तरह के जगहों पे पढ़ा होगा। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने थ्रेड में बताया है। वामपंथियों ने, जिसमें येचुरी जी सबसे आगे, उन्होंने बिना पढ़े ही, जैसे कि वामपंथियों की अदा होती है, इसे खारिज कर दिया और बोल दिया कि ये बेकार है, किसी से पूछा नहीं गया, जो भी है। तो फिर मैंने पढ़ा पूरा 70 पेज का जो एक डॉक्यूमेंट है, जिसे कहा जा रहा है ये सारांश है, और एक्चुअल में डॉक्यूमेंट 700-800 पेज का है। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर आया उस पर हम बातें करेंगे। इससे पहले कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करें, हम सबसे पहले एजुकेशन पे ही बात करेंगे कि भारत में अभी जो शिक्षा है या जो भी शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या है कि हमारे सरकारी स्कूल जो है सारे बेकार हैं। और बेकार कहने में अगर मैं थोड़ा एक हद और आगे बढ़ जाऊं तो हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो IIT हैं, जो भी हैं, उसमें से 95% जो है आप आंख मूंद करके कह सकते हैं कि बेकार है। बेकार क्यों है? बेकार इसलिए हैं कि जैसा कि अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, हमारी एक मित्र हैं, वही बता रहे थे कि जिस IIT में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के और तमाम तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, चाहे मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसका भी हो, बच्चा जी तोड़ मेहनत करके वहाँ पहुँचता है, उन्हीं IITs में चौथे साल तक जाते जाते उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है वो किसी भी तरह सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर। आर्ट्स स्ट्रीम की क्या हालत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। कुछ एक कॉलेजों को छोड़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद 52 कॉलेजेस हैं, अभी शायद और बड़े हों, हमारे टाइम में 52 थे। उसमें आर्ट्स स्ट्रीम का यही हाल है कि नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज को छोड़ दें, साउथ में 1-2 को छोड़ दें, उनको छोड़ के बाकी हर कॉलेज में कोई जाना नहीं चाहता। दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसलिए वहाँ पे जाना चाहता है। किसी में पता चलता है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट अच्छा है, किसी में इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट अच्छा है, डिपार्टमेंट अच्छा है तो वहाँ राजनीति चल रही होती है, अलग अलग समस्याएं उसमें रही है। एक जो सबसे मेन समस्या रही है वो है रट्टा मारने वाली, कि हम बचपन से लेके और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उसमें भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जबकि एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक जो है हमारी लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि किसने कितने लंबे उत्तर जो है लिखे हैं। मतलब पूरा का पूरा हमारा फोकस जो है, हमारी पूरी स्मृति जो है वो केंद्रित होती है कि हम किसी चीज़ को रटें और उसको कहीं जो है कचरे की तरह उगल दें। और टीचर भी यही देखता है कि मैंने जो क्लास में कहा, मेरी किताब में जो लिखा हुआ, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, BA MA की बात कर रहा हूँ, उसने वही लिखा है कि नहीं। BA MA में जबकि होना चाहिए कि आपसे एक एक पंक्ति दे के पूछा जाना चाहिए कि इससे क्या समझते हो, तो इससे क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, इससे फलाने क्रिटिक ने, आलोचक ने 2000 मतलब शब्दों में किसी एक किताब में क्या लिखा था, उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ रहा हूँ, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा हूँ, कुमार संभवम पढ़ रहा हूँ, भास का कोई नाटक पढ़ रहा हूँ, मार्ग कवि का कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, मैं चिनुआ अचेबे को पढ़ रहा हूँ, अंगुगी वा तिओंगो को पढ़ रहा हूँ, तो वो अलग अलग जगहों से आए लोग हैं, वो अलग अलग कालखंड के लोग हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। तो अभी मेरी समझ क्या है उसको लेके, न कि एक ऑलरेडी जो PhD करके थीसिस लिख चुका है शेक्सपियर पे, कालिदास पे, या माघ पे, या चिनुआ अचेबे पे, या दारियो फो पे, जो भी है, इन लोगों पे जो PhD करके लिख चुका है, वो जो क्रिटिकल एसेज लिख रहा है, हम उनकी पंक्तियां क्यों वहाँ पे लिखें कि फलाने के अनुसार। और यही फलाने के अनुसार अपनी बातों में वजन लाने के लिए आप देखेंगे कि जितने पैनलिस्ट हैं, आप TV डिबेट्स को देख लीजिए या फेसबुक ट्विटर पे आपसे जो भी बहस जीतना चाहता हो, वो एक अंग्रेजी नाम कहीं से ले आएगा कि फलाने के अनुसार। अरे जब मैं भारत की समस्या पे बात कर रहा हूँ, जब मैं आज की समस्या की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी उम्र भी 30-35 साल है, तो तुम अपनी समझ के हिसाब से क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कश्मीर में क्या चल रहा है, या तुम्हें
कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो तुम अपनी समझ के हिसाब से क्यों नहीं बताते? तुम्हें हमेशा गांधी जी ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था, उससे क्या मतलब है? अंबेडकर से मतलब हम तभी रखेंगे जब अंबेडकर ने जो उस समय कहा था वही समस्या अभी भी है। अगर उसमें कमी आई है या बढ़ गया है तो उसे हम अपने दिमाग से, अपने स्थिति से जो है एनालाइज करेंगे, ना कि हम जाएंगे कि हाँ फलाने अंग्रेज विलियम जोन्स ने क्या लिखा था, मैक्स म्यूलर ने क्या लिखा था, और उनके अधकचरे ज्ञान को, जो विदेशी होते हैं जो भारत पे लिखते रहते हैं, उनमें से बहुत कम को भारतीय समाज की सेंसिबिलिटीज, जो संवेदनाएं होती हैं, यहाँ की भाषा क्या है, कल्चर क्या है, उनका ज्ञान होता है, वो जो है फेस वैल्यू पे लेते हैं और अपनी अपब्रिंगिंग, अपने बैकग्राउंड को लगा के उसका विश्लेषण करते हैं, और उसको तुम उठा के जो है हमसे डिबेट जीतने के लिए जो है रख देते हो। तो ये एक फैसिनेशन फ्रॉम द वेस्ट कह लीजिए, या अंग्रेज़ों से, गोरी चमड़ी से, या भी कोई इंग्लिश नाम हो, उससे एक फैसिनेशन जो है ये डेवलप हुआ। ये हमारी अंग्रेज़ी शिक्षा नीति, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति ही कहूँगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमने जो है कॉपी करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति कितनी बार बदल ली, उतने में भारत जो है मैकॉले वाला और उसी सब पे जो है रटने पे वो लगा हुआ है। और हमारे जो अपने स्ट्रक्चर्स थे, गुरुकुल का सिस्टम था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुकुल में अब वही सर मुड़वा के बैठ जाओ सारे लोग वही करें, नहीं, लेकिन उसका भी होना जरूरी है। हमारे शास्त्रों की व्याख्या कौन करेगा? अगर उनको तुम पूरी तरह से, उसको स्टेट जो है ग्रांट नहीं दे रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा, उसको तुम संस्कृत के पुराण है, वेद है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, और तुम ये भी रो रहे हो। इसी डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट में मैंने पढ़ा कि एक जगह लिखा हुआ है कि 220 भाषाएं जो है, 220 भाषाएं वो विलुप्त हो चुकी हैं भारत से पिछले 50 सालों में, और 197 और हैं जो विलुप्त प्राय हैं, एंडेंजर्ड है, वो भी अगले सालों में गायब हो जाएंगी अगर उसको प्रिजर्व नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रिजर्व? ये क्यों नहीं होता है प्रिजर्व? इसलिए नहीं होता है कि इन भाषाओं को तुमने उन लोकेलिटीज में, उन जगहों पे, उन छोटे जिलों में, गाँवों में जो है, उनको तुमने अपनी शिक्षा नीति का हिस्सा नहीं बनाया कि बच्चों को उसको एज ए लैंग्वेज भी पढ़ने का होना चाहिए। एज ए लैंग्वेज हो ना हो, लेकिन स्कूल में शिक्षक बोले, बच्चे सुने, पढ़ें, और उन भाषाओं में किताबें लिखी जाएं, उन भाषाओं के कवियों के, अगर वो सिर्फ बोली हुई भाषा है तो उसको भी लिखा जाए, somebody has to document it, वो होता है, उसके बाद जो है आगे बढ़ता है। तो ये रटने वाला जो हमारा है कि रट के जो है पहली क्लास से रटाया जाता है कि अ से अनार, आ से आम, ए फॉर एप्पल जो होता है, हमें पता भी नहीं है कि हम जो है अंग्रेजी भाषा का एप्पल बच्चे को बता रहे हैं जिसने कभी लाइफ में शायद एप्पल देखा नहीं। तो तुम जब ए फॉर कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, अ से कुछ पढ़ाना चाह रहे हो, तो उस लोकेलिटी का कोई शब्द ढूंढो ना। उस लोकेलिटी में कौन सा अनाज का दाना जो बच्चे ने एक्चुअल में देखा हो, कौन सी फसलें उगती है, कौन से पेड़ होते हैं वहाँ पे, किस तरह के पक्षी होते हैं, उनके नाम क्यों नहीं देते हो? तो ये हाईली लोकलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए थी, जिसकी आगे मैं चर्चा करूँगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम वही है कि कुछ अननेसेसरी एजुकेशन भी हमें जो है इम्पार्ट किया जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में। हर व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं होती है कि हर बच्चा एक ही तरह की एजुकेशन पा रहा है, उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, ना माँ बाप रियलाइज़ कर पाता है, ना शिक्षकों में इतनी जो है उनके भीतर सेंसिबिलिटीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई करने को, वो इक्विप्ड भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो एक समस्या ये आती है कि बच्चों को हम समझते हैं, उसको सब कुछ पढ़ाते हैं, और वो मैथ्स में फेल कर रहा है तो उसे हम डम्ब, इडियट, मूर्ख बता देते हैं। उसे अंग्रेज़ी नहीं आती है तो मूर्खाधिराज हो जाता है। इस तरह से उन्हें हम दुत्कारने लगते हैं, और उसका बहुत ही भयावह असर जो है बच्चों की मानसिकता पे पड़ता है। एक ये है जॉब मार्केट को देख के जो है, और वो एजुकेशन जो चला हुआ है कि डिग्री लेके जाओ और इंटरव्यू दो। डिग्री का कोई बहुत ज़्यादा मतलब, जिस तरह की डिग्रियां दी जाती हैं और जिस तरह से डिग्रियां दी जाती है, उसका बहुत ज़्यादा अब जो है महत्व रह नहीं गया है। अलग अलग डेटा जो है अलग अलग टाइम पे सर्वे में आते रहते हैं कि 70% भारतीय इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में जो काम होता है उसका नॉलेज नहीं। वो रट के आते हैं, किताब का ज्ञान है, वो भी जो उतना ही ज्ञान है जिससे वो एग्ज़ाम को पास कर सके। ये एक दिक्कत है। बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसका डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है, क्या उसको फलाने सब्जेक्ट में मन लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, शिक्षक खराब है, या बुलिंग हो रहा है, रैगिंग हो रही है बच्चों की हॉस्टलों में, स्कूलों में,
क्या कारण है, इसको कभी भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट स्टूडेंट काउंसलिंग की बात इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में भी मुझे अलग चैप्टर के रूप में तो नहीं दिखी, हो सकता है कि मिस कर गया हो। हायर एजुकेशन हमारा सिटी है, जिसके बारे में मैंने बताया ही आपको। हाईली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कल्चर, अपनी संस्कृति सभ्यताओं से हमारी जड़ें जो है काट दी गई हैं। एक घटिया एजुकेशन जो है, घटिया इतिहास हमें पढ़ाया गया है, जिससे हमारे ही मन में अपने ही देश संस्कृति, अपने लोगों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने धर्मों के बारे में, सब के बारे में एक हीन भावना भर दी गई कि हम जो है रेग्रेसिव हैं। हम रेग्रेसिव मतलब होता है पीछे जाने वाले हैं, हम में कोई भी आगे मतलब प्रगतिशील सोच जो है नहीं। अब प्रगतिशील का वैसे भी वामपंथियों ने पेटेंट करवा लिया, वो कुछ में भी लिख देते हैं कि प्रगतिशील है। इसके साथ ही इस वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं वन नेशन वन एजुकेशन पे भी बात करूंगा, जिसको काफ़ी लोग जो है वो गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं, ये शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जो है वो है क्या। सबसे पहले इस ड्राफ्ट में आता है कि, और ड्राफ्ट कहने का मतलब मुझे डॉक्यूमेंट से, ये नहीं कि वो पारित नहीं हुआ, दो तरह का आता है। अगर गवर्नमेंट के सेंस में ड्राफ्ट बोला जा रहा है तो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, और मैं जो ड्राफ्ट बोल रहा हूँ मतलब मेरे पास जो कॉपी मिला है तो उसको आप मान के चलिए, अगर मैं ड्राफ्ट बोल रहा हूँ तो उसे उसी तरह देखें। तो इस डॉक्यूमेंट में पहले फंडामेंटल्स डिसाइड किए गए हैं कि हम इससे अचीव क्या करना चाहें। हमने किन किन प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, क्या क्या समस्याएं हैं हमारी शिक्षा नीति में, और हमारा पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक है कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना। बच्चों को शुरुआत से ही अगर माता पिता और शिक्षकों को अगर उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि आप हर बच्चे को एक अलग, उसमें यूनिक टैलेंट होता है, अलग अनोखी प्रतिभा होती है। कोई बच्चा जो है ड्राइंग में अच्छा होता है, किसी बच्चे को गाना गाना अच्छा लगता है, कोई बच्चा खेल में अच्छा है। इन सब चीज़ों को भी, खेलना, पेंटिंग करना, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना रहे, उसको एक्चुअल में उसको इस तरह से देखा जाए कि ये इस बच्चे के भीतर की प्रतिभा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। माता पिता को भी इस तरह की काउंसलिंग मिले, माता पिता को भी इनके नीड्स कि बच्चे अलग अलग होते हैं, उसको आप पीटिए मत। अगर वो समझ नहीं आ रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो उसको हमेशा जो है अनुशासन के नाम पे मारपीट करना अपने बच्चों के साथ। और मारपीट मतलब एक लेवल में मारपीट होता है, एक थोड़ा सा ठोकते बजाते रहो तो घड़ा जो है एक शेप लेता है, उतना बट ब्रूटैलिटीज़ जो कुछ माता पिता अपने बच्चों के ऊपर, कुछ बड़े भाई होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं। जैसे मैं जिस एजुकेशन सिस्टम से या जिस स्टेट से आता हूँ, वहाँ पर बचपन में जिस स्कूल में ज़्यादा मार पड़ती थी उसे अच्छा माना जाता था। जो शिक्षक सबसे ज़्यादा मारता पीटता था, ब्रूटली मारता था, मतलब आज के बच्चे तो वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज का हमारा जो नई सेंसिबिलिटीज़ जो हमारे भीतर जगी हैं, स्कूल में जो स्कूलिंग में जो मारपीट होती है, ब्रूटैलिटी, मोटे मोटे मतलब थान के कपड़ों का जो रूल आता है बीच में, डंडी जो आती है उससे पिटाई करना, खजूर की छड़ियों से मारना, बांस की छड़ियों से मारना, मतलब जो टीचर के हाथ में पकड़ा गया, अगर वो कुर्सी का एक पहुआ भी मिल गया उससे भी पीटते थे। बुरी तरह से पिटाई होती थी, खून भी गिर रहा है किसी का, इस तरह से मुर्गा बना के 1 घंटा चला देना, 2-2 घंटा जो है कुर्सी पोजीशन में हंचिंग करवाना, फ्रॉक जंप, ये सब जो है। उसके बाद स्कूलों में, मैं जिस स्कूल में गया वहाँ पे भी रैगिंग जो है करिकुलम का एक तरह से मतलब नॉर्म था वहाँ पे। अभी मैं जब बाहर आया हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं डिनाउंस करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, अनुशासित होने के लिए कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है। खैर वो एक अलग बात है। दूसरा जो फंडामेंटल है, दूसरा जो इनका लक्ष्य है वो ये है कि तीसरी कक्षा तक, तीसरी क्लास के बच्चों तक को, सारे बच्चों को बेसिक जोड़ घटाव, लिखना, पढ़ना और गिनती, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस सरकार ने मानी है इस पूरे डॉक्यूमेंट में कि ये तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करके और इसको किसी भी तरह से हमें अचीव करना ही है। अभी के किसी एक आप लोग भी देखते रहते होंगे, टीवी पे न्यूज़ आता है कि देश के जो है 70% बच्चों को बेसिक मतलब गिनती नहीं आती है, वो 1 से 10 तक नहीं गिन पाते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अपने अपने भाषाओं के भी,
टीचरों को ज्ञान नहीं, इस तरह की खबरें आती है, तो उसको एक टारगेट किया गया है। अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से विषयों का चयन करने देना बच्चों को, ये नहीं कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास से आगे जाते जाते जो है मल्टी डिसिप्लिनरी उस पूरे अप्रोच को बनाना कि बोर्ड में बच्चे अपने विषय खुद चुन सके कि उन्हें कौन सा विषय अच्छा लगता है और उन्हीं विषयों में वो परीक्षाएं दें। और बोर्ड के बारे में और भी मैं आगे में चर्चा करूँगा उसको कैसे करना है। आर्ट्स और साइंस का अंतर बिल्कुल मिटा देना। अभी तक एक गजब की मतलब सिस्टम चला हुआ था कि आर्ट्स वाला जो साइंस नहीं पढ़ सकता है, एक समय के बाद आपने जो स्ट्रीम डिसाइड कर लिया आपको उसी में रुके हुए रहना होगा। अब मान लीजिए कि कोई फिजिसिस्ट है और उसको म्यूजिक भी सीखना है, म्यूजिकल इक्विपमेंट बजाना, उसका गायन भी अच्छा है। हो सकता है कोई डॉक्टर है, बायोलॉजी पढ़ रहा हो और उसको जो है फैशन डिज़ाइनिंग का भी शौक़ हो, तो दोनों अलग, एक आदमी में दोनों प्रतिभाएं हो सकती हैं। आपने अपने स्कूलों में ही देखा होगा कि कुछ बच्चे लिटरेचर में भी अच्छे हैं, साइंस में भी अच्छे हैं, कुछ बच्चे सारे खेल अच्छे तरह से खेलते हैं और पढ़ने में भी अच्छे हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है लिमिट कर दिया जाता है कि नहीं, अब जो है तुम 12th कर लिए बाबू, आगे जो है तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम जो है मेजर भी अगर करोगे, एक सब्जेक्ट मान लीजिए ऑनर्स करोगे, तो उसके साथ भी कपल कर दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट को कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप जो है मैथ्स जो है एज ए माइनर सब्जेक्ट नहीं ले सकते। मैं काफ़ी वाइड टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अंग्रेज़ी पढ़ने के साथ मैथ्स भी पढ़ना चाह रहे होंगे, या जिनको फिजिक्स पढ़ना हो अंग्रेज़ी के साथ, या हिस्ट्री के साथ किसी को कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है, या कोई साइंस का बच्चा है उसको एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ता है उसको हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो ये सारा जो है अभी तक नहीं हो पाता था। इस पे भी अब ध्यान दिया जा रहा है कि इसको कैसे फैसिलिटेट करना है। कंसेप्चुअल बनाम रट्टा, कि हमारे मन में कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम अगर वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके रीजंस मतलब एनालिसिस हमारे मन में होने चाहिए। और हम जब ये पढ़ें कि इतने लाख सैनिक मर गए, क्यों मरे, क्या पागलपन था। अभी हम क्या पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, वो जो ट्रिगर पॉइंट बना, उसके बाद वायलेंस होने लगा, उसका विश्व युद्ध छिड़ जाता है, उसके बाद यहाँ पे इतने लोग मरे, यहाँ के बाद ये सेना आई। नहीं, हमें इन विषयों को ऐसे पढ़ना होगा जिसमें हमें पता होना चाहिए कि इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था, कितनी हानि हुई, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या था, डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या था, कितने लोग मरे, मेल्स ज़्यादा मर रहे थे। साथ ही यह भी कि इसी समय के अराउंड भगवान में आस्था का लोप भी होने लगा था ईसाइयों में। एक तो लिस्बन में एक पुर्तगाल में चर्च जो है एक संडे को ढह जाता है 1753 में शायद, वहाँ से जो है ईसाइयों में ये भाव जगता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब लोग मरने लगे तो ईसाइयों में ये भी भावना आने लगी कि जब हमने पूरी लाइफ अच्छा किया तो हम क्यों मर रहे हैं, जब कहते हो क्राइस्ट लव्स यू। तो ये एस्पेक्ट हो गया। इन तमाम मतलब मानवीयता, युद्ध हो रहा है, युद्ध जो है वो सिर्फ आंकड़े नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है युद्ध की, कितने लोग लड़े, कितने मर गए, कहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे और इसके चारों तरफ मानवीय संवेदनाओं का अंबार लगा हुआ होता है। किसी के घर का पूरा घर ही साफ हो गया जो एक्चुअल में सैनिक बन के लड़ने गए थे, और कुछ का घर इसलिए साफ हो गया किसी ने ऊपर से बम गिरा दिया। इस तरह की चीज, ये सारी चीजें कभी नहीं पढ़ते हम, उन्हें बस रट लेते हैं डेट्स एंड प्लेसेस करके। उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये सब जो है हम कभी नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद है मल्टीलिंगुअल अप्रोच, कि एक बच्चे की जो स्किल्स होती हैं वो 6 साल तक सबसे ज़्यादा होती है कि वो तेज़ी से लैंग्वेजेज को सीख सकता है, सबसे ज़्यादा 6 साल तक। तो जब उसमें ये एबिलिटी है तो अगर शुरुआत से ही हम उस बच्चे को अलग अलग भाषाओं से एक्सपोज करने लगे तो जो है वो जल्दी जल्दी सीखना शुरू करेगा। तो इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, प्लस आगे के एडवांस स्टेज में जाके जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल में, उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है और तीनों लैंग्वेज जो है भारतीय होना चाहिए। प्लस हायर एजुकेशन में जो 9, 10, 11 और 12 के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए कि आप फॉरेन लैंग्वेजेज भी चुन सकते हैं अगर आपको चुनना है, तो उसका भी पूरा प्रबंध किया गया है। लोकल कंटेंट इन लर्निंग,
कि हम जहाँ के हैं, हमें एक तो ठीक है कि एक हमें अब साइंस पढ़ना है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है, साइंस कैसे पढ़ना है, लिटरेचर कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़। लेकिन अपनी लोकेलिटी का, हम जहाँ पे हैं वहाँ का भी ज्ञान होना चाहिए और वहाँ का हैंड्स ऑन अप्रोच होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए यहाँ किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ किस तरह के वीवर्स हैं, यहाँ पे बुनकर जो होते हैं वो समुदाय, किस तरह का आर्ट फॉर्म यहाँ पे है, किस तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी टोनैलिटीज़ कैसे कैसे डिफ़र करती हैं अलग अलग जगहों पे। इन सारे फाइनल एस्पेक्ट्स का, ये जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए आपके देश से 400 भाषाएं या तो विलुप्त हो गई या विलुप्त प्राय है, आगे भी जो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके ऊपर भी जो है ये फंडामेंटल्स और ये लक्ष्यों में इस पॉलिसी में रखा गया है। इंडियननेस, भारतीयता को, और भारत के जितने राज्य हैं उन सब की अपनी लोकल आइडेंटिटीज को, अपनी संस्कृति को लेके अभिमान, गौरव महसूस करना, इसको इंस्टिल करना बच्चों में शुरुआत से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बच्चों में मॉरल टीचिंग्स की, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, दूसरी भाषाओं का सम्मान करो, जो तुमसे अलग है, दूसरे धर्म का है उसका सम्मान करो, उसे जो है कत्ल के वाजिब ना मानो। इस तरह की बातें जो होती हैं, जो अभी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश का जो मानता है कि विधर्मी जो उनके धर्म के अलग जो है उसको जहाँ मिलो उसको काट दो, इस तरह की भी थिंकिंग बहुत लोगों में है और वो दंगों के रूप में कई जगह पे परिणत होती है। खैर, मैं इस डिस्कशन को पॉलिटिकल नहीं बनाऊंगा। उसके बाद फिर एजुकेशन को, शिक्षा को धंधा की तरह जो बना दिया गया, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं और 11वीं 9वीं में 6ठी क्लास से जो है अलग अलग जगहों पे IITs के लिए तैयारी कराए जाते हैं और उनको इतना रिगरस जस्ट इन द सेंस ऑफ टाइम कि बच्चों के पास सोने के अलावा और कोई समय नहीं होता है। बाकी हर समय वो किताबों में, मोटी मोटी किताबों में घुसे रहते हैं जिनकी शायद उनको ज़रूरत नहीं होती है। एक पहले तो क्रिएट किया गया मार्केट कि मार्केट ये IIT की कोचिंग है और ये बहुत ज़रूरी है, तो पहले सिर्फ 12th के बाद लोग जाते थे कोचिंग करने। उसके बाद हुआ कि 11th और 12th में आप इनरोल कर लिए उसके लिए, उसके बाद 9th 10th से होने लगा और उसके बाद हो गया कि 6ठी क्लास से ही। अब हो सकता है कि पैदा होने लगे बच्चे और वो है ना कि 3 इडियट्स मशीन की, पैदा होते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो पैदा हो और इसको जो है कोटा भेज दो, इस टाइप का। तो ये जो धंधा बन गया है, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा देना जो है सेवा है, परोपकार है, वो धंधा नहीं होना चाहिए, उससे आपको प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप एक्चुअल में एजुकेशन के नाम पे बच्चों को सुसाइडल बना रहे हैं, जो आत्महत्या करने लगते हैं बच्चे। बच्चों में एक होड़ लग जाती है आपस ही में, उसके कारण उनके भीतर कंपटीशन नहीं, वैमनस्य पैदा हो जाता है, दुर्भावना फैलने लगती है बच्चों में, एक दूसरे को टारगेट करने लगते हैं। ये इन सारी चीज़ों पे जो है, और ये कुछ बिंदु ही मैंने इसके हायर एजुकेशन को लेके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, तो ये जो है ये बिंदुवार तरीके से अब हम आगे इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि एजुकेशन अभी तक जो था वो 10+2 हो रहा था, जो हमारी स्कूली शिक्षा पद्धति थी, और उसके नीचे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसको अभी इन्होंने 5+3+3+4 मतलब 5 साल जो है उसमें 5 साल में भी 3 साल प्राथमिक शिक्षा एकदम एलिमेंट्री जो है उस तरह का प्लेफुल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और 2 साल जो है क्लास 1 और 2 ये रखना है, उसमें रखना है बच्चों को। और उसको बहुत ही एक खेल का माहौल तैयार किया जाए, जिसमें बच्चा जो अभी तक प्री प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो नहीं था। सरकार ने ये रिकॉग्नाइज किया कि बच्चों की एबिलिटीज, लर्निंग एबिलिटीज़ को अगर शार्पन करना है तो हम 6 साल तक इंतज़ार नहीं करते हो उसको स्कूल में आने का। हमें जब बच्चा 3 साल का है तभी से जो है उसको, जब वो बैठने लगा है, चलने लगा है, बोलने लगा है, तभी से हम उसमें जो है बेसिक चीज़ें जो है हम डालने लगे। वर्णमाला का ज्ञान डाल दो, वर्णमाला की क्या ज़रूरत होती है और क्या क्या लैंग्वेजेज हैं, आपके इलाके में क्या पढ़ाया जाता है, चीज़ों को पहचानना, ग्रामर सिखाना, इन सब चीज़ों की शुरुआत। और एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को ग्रुप बना दिया, उससे उसकी जो है अलग एबिलिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, मित्रता की भावना आना, अपने कम्युनिटी को साथ लेकर चलना,
अपने चीज़ों का, हम जिस क्लास में बैठ रहे हैं साफ सफाई का ध्यान रखना, हम जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं उसमें कोई भेदभाव ना हो कास्ट के बेस। मतलब अभी आप जाएंगे स्कूलों में, गांव में इस तरह का माहौल होता है कि बच्चे भेदभावपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें अपने घरों से भी कास्टिज्म और तमाम तरह की दुर्भावनाएं उनके भीतर मतलब बहुत ही बचपन से ही भरी जाती है। इसी कारण आपको पूरा एक जनरेशन दर जनरेशन दिखता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से पेश आता है अलग जाति के जो लोग होते हैं, जो तथाकथित तौर पे जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन लोगों के प्रति बहुत ही ख़राब नज़रिया रहता है। वो भी एक अलग ही डिबेट है, उस पर ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी वाला हिस्सा आता है। इस हिस्से में है कि 3 साल तक, तीसरी से 5वीं, 3, 4, 5 क्लास के बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच हो, तो उनको थोड़ा और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवर करना कि तुम्हारे आसपास क्या चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ों को बताना, और बिना प्रेशर के, अभी तक बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर मतलब उस तरह के ना डालना कि तुम ये क्यों नहीं करके आए तुमको सज़ा मिलेगी, नहीं। बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम, उनका मस्तिष्क जो है उन्मुक्त होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए, वो उसको जो मन में आए करना का वो करे, लेकिन हाँ वो एक अनुशासनात्मक दायरा जो होता है, एक वृत्त जो होता है, उसमें वो ये भी जाने कि मैं स्वतंत्र हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं कि तोड़ फोड़ ना करो। मतलब आप बेसिकली समझ गए हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसका मिडिल स्कूल आता है जिसमें 3 साल मिडिल स्कूल में जाएगा, जो 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे होंगे, जो 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। यहाँ पे विषयों का चुनाव जो है होने लगेगा कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, अलग अलग विषयों में क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पृथ्वी घूम रही है, चांद हमें एक समय में यहाँ दिखता है, दूसरे समय में वहाँ क्यों दिखता है, पौधों में फूल कैसे आता है, पेड़ के अंग क्या होते हैं। गणित में अगर चले जाएं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट जो हैं, गुना भाग और तरह की चीज़ें जो यहाँ पे धीरे धीरे बच्चों में जाने लगे। पानी क्या होता है, पानी बेस्वाद क्यों होता है, हम शरबत कैसे तैयार करते हैं, बहुत ही फंडामेंटल जो है, जो चीज़ें आपके आसपास हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं। चक्का गोल ही क्यों होता है, गाड़ियों में चक्के होते हैं वो कैसे चलता है, इन सब चीज़ों को जो हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको समझने की कोशिश करना। पंखा हम स्विच दबाते हैं तो कैसे चलने लगता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है हायर वाले में हम चले जाएंगे। सेकेंडरी वाला जो है वो है आपको 9, 10, 11 और 12, जिसमें 2 बार आपको 10th और 12th में जो है बोर्ड भी देना हो। यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, थोड़ा इन डेप्थ लर्निंग, क्रिटिकल अप्रिशिएशन, किसी भी चीज़ को अगर आप मतलब आप लैंग्वेजेज पढ़ रहे हैं, आप कविताएं पढ़ रहे हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है, उसने ये लाइन बोला तो क्यों बोला, 2 चीज़ों को अगर हम मिला देंगे तो तीसरी चीज़ यौगिक जो है वो कैसे बनती है। इस तरह की चीज़ों पे धीरे धीरे करके बच्चों में वो जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होता है, आलोचनात्मक समीक्षात्मक क्षमता जो है कि अभी आप सिर्फ रिसेप्टिव बने हुए, कुछ आ रहा है आपके पास, उस डेटा को आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, ये सब चीज़ बच्चों को सिखाना। इन सब चीज़ों को जब मतलब अगर इसी तरीके से एक बच्चे का विकास हो तो वो बच्चा इस बात से खुश नहीं हो जाएगा किसी ने स्कूटर के इंजन में जो है पंखी लगा के उसको हेलीकॉप्टर कर दिया, नहीं। वो एक्चुअल में सोचने लगेगा कि हेलीकॉप्टर बनता कैसे है, हम कैसे बना सकते हैं, इंजन क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है कि 1 लीटर में इतना ही दूर क्यों जाता है। वो हो सकता है 12th तक बनाए नहीं, लेकिन कुछ विलक्षण प्रतिभा के लोग होंगे जो सोचना शुरू कर चुके होंगे। हम स्कूल के लेवल पे साइंस प्रोजेक्ट करते थे, मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, फिजिक्स ओलंपियाड होता है, तमाम तरह की राष्ट्रीय स्तर की मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उसमें अभी तक क्या है कि जो कुछ बने बनाए मॉडल्स हैं हम उसी पे काम करते रह जाते हैं। जैसे मैं स्कूल में था तो मैंने अपना FM रेडियो स्टेशन बनाया हुआ था, लेकिन FM का चिप जो है वो कैसे बनता है, ये सारा चीज़ अवेलेबल है पहले से, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बैच में जो है कुछ नया किया था। मैंने FM का रेडियो बना दिया, उसका एंटीना जैसे जैसे बढ़ाते जाओ रेंज बढ़ता जाएगा, लोग फरमाइश करते थे ये गाना बजाओ, तो मैं
डेक पे बजाता था और वो अलग अलग रेडियो पे एक माइक के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता था और वो लोग सुनते थे। ये इनोवेशन नहीं है, ये मैंने किसी से कॉपी कर लिया, कहीं पे था उसका सर्किट बोर्ड, मैंने सर्किट बोर्ड को डिज़ाइन करके वो अपने हिसाब से उसको किस डिब्बे में डालना है, यहाँ तक मेरा इनोवेशन एक तरह से कहना है आपको तो कह लीजिए, वो नहीं है। बात ये है कि एक FM ट्रांसमीटर का और किस तरह से यूज हो सकता है। जैसे एक नेटफ्लिक्स पे बड़ी अच्छी फिल्म है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, वो जाके आप देखिए कि एक बच्चे ने अपने गांव में पवन चक्की चलाई और उससे जो है बैटरी चार्ज करता है, उससे मोटर से जो है पानी खींच के अपने खेतों में सूखे के समय में वो जो है पानी पटाता है, उससे जो है खेती होती है। वो एक्चुअल में है कि बच्चे की क्रिटिकल एबिलिटीज़ ऐसी थी कि उसको शुरू से था, उसको पढ़ना था, वो पढ़ता गया, वो उसमें घुसता गया। अभी हमारे 12th के बच्चे कुछ नहीं जानते, उनको कह दो वो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर सॉल्व कर देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि और चीज़, जैसे उनके घर का पंखा ही कैसे काम करता है। हमारे भी टीचर थे, वो जो है सर्कुलर मोशन जो है वो गेट जो होता है उसको ऐसे ऐसे करके कि देखो ये जो है टॉर्क हो गया, इसमें ये लगा, इस तरह करके पढ़ा दिया। आदमी का फिजिक्स पढ़ने का सब कुछ जो है वहीं पे मर जाएगा, वो कभी नहीं आगे पढ़ना चाहेगा। तो बच्चों में विषयों को लेके एक झुकाव क्रिएट करना कि बच्चा पढ़ना चाहे, स्कूल के बाद भी पढ़ना चाहे, और वो जो नॉलेज गेन कर रहा है, वो जो आप उसको जो फॉर्मूला आप पढ़ा रहे हैं कि दो चीज़ों के मिलने से तीसरी चीज़ बनती है, उसको वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट भी करे, और एक्सपेरिमेंटेशन का उसको स्कोप होना चाहिए, वो बाहर में भी करे या टीचर से कम अप्रोच करे कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, ये हो सकता है क्या, और टीचर उसे ये ना कहे कि ये तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्यों अपना दिमाग लगा रहे, क्यों खर्चा कर रहे हो समय। इन सारी बातों को इस तरीके से पढ़ाना, वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग प्लस हायर डेप्थ जो है, मतलब और आप गहन घुसते चले जाते हैं विषयों को लेके, और तब आप में उसको पढ़ने की उत्कट इच्छा जो होती है आपके भीतर वो जगती है, और तब जो है आप जब 12th से आप ग्रेजुएशन में जाएंगे और तब आपने यहाँ से जो लिटरेचर पढ़ा है और आपको पता है कि कहानी कैसे लिखी जाती है, एक कैरेक्टर क्यों एक ख़ास तरह से काम करता है किसी परिस्थिति में, एक कैरेक्टर एक ही तरह से क्यों बोलता है, एक कैरेक्टर जो है अगर वो बिहार का है तो उसकी बोलचाल कैसी, ये सब आप फिगर आउट कर लेंगे तो आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप तैयार होंगे उन विषयों को पढ़ने के लिए, आपको वो एलियन टाइप का वहाँ पे फील नहीं होगा। तो इस कारण से ये स्ट्रक्चरल बदलाव है तो पेपर पे, लेकिन अगर हो जाता है तो ये इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी होंगे, और ये शायद, और हाँ ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी किताबें भी आपको लिखनी पड़ेंगी, ऐसे टीचर्स भी आपको ट्रेन करना, ये सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लगेगा, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, और इसमें पैसे जाएंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि अगला जो इनका एक मुख्य बिंदु है वो है कि मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग। अभी क्या होता है कि मैं अगर मिथिला क्षेत्र से बिहार के आता हूँ, बिहार में भोजपुरी बोलने वाले अलग हैं, मगही बोलने वाले अलग हैं, मिथिला जो है अलग है, मिथिला में भी बोलियाँ अलग अलग हैं। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो माँ बाप से एक भाषा में बातचीत करता है, वो स्कूल में जाता है तो उस भाषा को या तो डिमीन किया जाता है अगर उस भाषा में वो प्रश्न पूछ ले तो, और दूसरा वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया में लगातार शोध आ रहे हैं। अब वही है कि भारत एक गजब का डाइवर्स सोसाइटी भी है। अमेरिका में आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि माता पिता वहाँ पे अंग्रेज़ी ही बोल रहे हैं और स्कूल में भी अंग्रेज़ी चलती है। यहाँ पर जो है इस तरह के डाइवर्सिफाइड जगहों पे अगर शिक्षक भी माता पिता वाली ही भाषा, अगर वो इसी इलाके का है, वो मैथिली बोलता है, वो भोजपुरी बोलता है, वो जो है अवधी बोलता है, और अवधी बोलकर बच्चों को हिंदी में, राजस्थानी में या राजस्थानी बोलते हुए अंग्रेजी के वर्णमाला का ज्ञान कराता है, और उसको समझाता है कि ये सो जो ये एप्पल है वो बाज़ार में जो दिखता है, या शायद वो लेके आए बच्चों को खिलाए भी। ई से एग होता है, अंडा क्या होता है, अंडा कहाँ से आता है। तो ये जो है बच्चों में क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जो है उसका समाधान
उसकी भाषा में करो। ए फॉर एप्पल बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसको ए फॉर एप्पल कह के ऑरेंज भी दिखा दोगे तो हो सकता है बच्चा जो है उसको लगे दोनों चीज़ें गोल हैं। उसने जब देखा ही नहीं, उसने जब चखा ही नहीं, उस चीज़ को वो जानता नहीं है। अगर उसने एफ से फॉक जो है चम्मच, च से चम्मच, चम्मच अगर बच्चे ने नहीं देखा तो उसको आप कैसे समझाओगे कि वो चम्मच। जैसे कि अगर मैं आपको, ये इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन वही है कि आपने कई चीज़ें पहले देखी और उसी के आधार पर कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं। विशुद्ध कल्पना कुछ नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि तुम एक बहुत ही भयावह जीव का जो है उसकी कल्पना करो, आपने पूरे जीवन में गाय और कुत्ता देखा है, तो आप क्या करेंगे? उन दोनों को मिला के कुछ बना देंगे। अगर मैं चौपाया जानवर की बात करूं, आप बाघ नहीं बना पाएंगे। आप जो है शेर को आपने देखा नहीं है, आपने शायद टीवी पे भी नहीं देखा, तो आप क्या करोगे? इस तरह की चीज़ें, ये सब जो है बहुत ही बेसिक, बुनियादी, आधारभूत स्तर पे ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षा तंत्र में गौण है ही नहीं। तो मातृभाषा में जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा 5वीं तक, 7वीं तक, 10वीं तक, मातृभाषा में अगर वो लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पे मातृभाषा में ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसके लिए सरकार ने कहा है कि वो इस तरह के किताबें भी छापेंगे, बाइलिंगुअल किताबें होंगे कि वो लोकल लैंग्वेज में भी हो और अंग्रेज़ी में अगर होगी, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स की जो किताब होती हो तो उसके बारे में, तो उस पर भी आगे आगे हम चर्चा करेंगे। तो मूलतः मातृभाषा को प्राथमिकता देना कि बच्चों को इसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। उसके लिए वो 3 लेवल पे नहीं चलना होगा। उसको अगर अंग्रेज़ी सीखना है तो उसके लिए उसको पहले तो एक एलियन भाषा हो गई, क्योंकि घर में मैथिली बोलता है, मास्टर साहब जो हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं और उसको सीखना अंग्रेज़ी है, तो वो 2 बार ट्रांसलेट उसको करना पड़ता है। तो नहीं, उसको एक स्टेज हटाओ, मैथिली से ही उसको बताओ कि औस की होई छे रे, ऐसे करके बातें करो। औ से क्या होता है, औ से क्या होता है वो बच्चा कहाँ से जानेगा? उसने पढ़ा ही नहीं, वो हिंदी सुनता ही नहीं है कहीं पे। तो ये जब अप्रोच आप रखेंगे तो बच्चों की लर्निंग एबिलिटी, मार्क्स नहीं, लर्निंग एबिलिटी, वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। उसको, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बच्चों को सिखाना, बच्चों में ये बात डालना कि तुम जो ये सीख रहे हो अनार क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, औ आ का ज्ञान क्यों जरूरी है, वो है कि उसका ज्ञान उसको हो जाए। उसको वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता अगर सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है मैथिली में देना है, भोजपुरी में देना है, कन्नड़ में देना है, तेलुगु में देना है, उड़िया में देना है, तो दो, उसी में दो। हमें सिखाने से मतलब है और वो एक नई चीज़ सीख रहा है। जहाँ हमें हिंदी सीखनी होगी तो उड़िया से बताते हुए हम हिंदी के भी वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। उड़िया बच्चों को अगर तेलुगु सीखना है तो हम उड़िया बोल के ही तेलुगु सिखाएंगे, ना कि हम है उड़ीसा में, स्कूल जो है उड़ीसा का है, सिखाना हमें तेलुगु है बगल के स्टेट का, और मास्टर जो है अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो ये अप्रोच जो है वो सही नहीं है और ये तमाम शोधों में ये साबित हो चुका है। तो इसको उसी तरह से देखने की आवश्यकता है और इस पे काफ़ी थ्रस्ट जो है वो दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, जो वॉलंटियर्स होंगे, उनको भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये ख़ास करके मतलब वहाँ किसी भी लोकल स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि बच्चे जिन्हें जानते हैं, जिन्हें समझते हैं, और शायद वो टीचर से डरते भी हों, एक झिझक भी रहती है बच्चों में, तो लोकल आदमी को आके वो अपना समय देना चाहे। और ये भी हो सकता है कि लोकल आदमी वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में, स्थानीय चीज़ों के बारे में, कोई भाषा होगी, और जैसे मैंने पहले बोला कोई आर्ट फॉर्म है, कोई चित्रकारी है, जैसे हमारे तरफ मिथिला पेंटिंग होता है, कोई है जो एक ख़ास तरह की चीज़ पे काम करता है। मान लीजिए वो कैटल से ही रिलेटेड है, गौपालन से ही रिलेटेड हो सकता है, कृषि से रिलेटेड हो सकता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो बच्चे उस लोकेलिटी में देखते हैं और उसके बारे में उन्हें जिज्ञासा या तो है पहले से, या उसमें जिज्ञासा आप जगाना चाहते हैं। और एक चीज़ के बारे में जब बच्चा क्यूरियस होता है तो बाकी चीज़ों में भी वो क्यूरियोसिटी जो है उसको डिस्कवर करने का जो नेचर होता है, उसमें प्रवृत्ति जो है डेवलप होती है। दूसरी बात इसमें एक और रखी गई है कि बच्चों को उनके सहपाठी ही
या 1 साल सीनियर कोई बच्चा है जिसे बच्चा जानता है, उन दोनों में प्रेम भाव अच्छा है, तो वो जो है उसे पढ़ाने की कोशिश करे। कोई कोई सब्जेक्ट उन्हें समझ में नहीं आता, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्सपर्ट टीचर के मॉनिटरिंग में, उनके संरक्षण में, ताकि बच्चों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा सके। तो उस दायरे में रहकर जो है ये करने की ये भी एक योजना है। उसके बाद है कि बच्चों की किताबें, खास करके हमारे समय में तो बड़ी ही डल आया करती थी, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे उसमें कलरफुल किताबें आने लगी, रंगीन किताबें आने लगी। हो सकता है कि हमारे समय में प्रिंटिंग का लिमिटेशंस हो और उस तरह की तकनीक ना आई हो, डेस्कटॉप टू प्रिंट उस समय तक नहीं आया था, कॉस्ट जो है एजुकेशन का, प्लस हमारी इकोनॉमी जो है पूरे देश की उस तरह की नहीं थी कि हम ग्लॉसी पेपर पे छपी हुई किताबें उस तरह की सरकार जो है अफोर्ड कर पाती बच्चों को देने के लिए, तो उस समय नहीं है। अभी जो है कि बहुत ही कलरफुल किताबें, रंगीन किताबें जिसमें चित्र ज़्यादा हों, जिसे बच्चे पढ़ना चाहें, जिसे बच्चों को बर्डन न लगे कि एक किताब पे कितना ज़्यादा लिखा हुआ है एक पन्ने पे, उस तरह की, तो उसको लेके है। उसके बाद है कि जो करिकुलम है उसमें जो किताबें हैं, किताबों में सिर्फ बेयर मिनिमम जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ाया जाए, और उसके अलावा बाकी चीज़ों को सप्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चों में एनालिटिकल एबिलिटी जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति, डिस्कशन की प्रवृत्ति, आपस में वो चर्चा कर रहा है किसी एक विषय पे अपने दोस्तों के बीच, अपने शिक्षक से वो बेझिझक सवाल पूछ रहा है, सवाल के बाद दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तो इस तरह का नेचर जो है बच्चों में प्रवृत्ति डेवलप करना, वो तभी होगा जब आप उसको किताब से बाहर लाएंगे। अभी तो बच्चा सुबह शुरू करता है और रात में सोता है, उसको होमवर्क भी इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो उसी में, मतलब बच्चों से ज़्यादा होमवर्क माँ बाप करने में लगे हुए हैं। भाई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम क्यों है? आखिर जब माँ बाप को ही होमवर्क करना है तो बच्चे को क्यों दे रहे हो? क्या मतलब है इसका? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि होमवर्क का सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ होमवर्क का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वहाँ कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाता। छुट्टी में कहा जाता था 2 महीने की जो गर्मी छुट्टी और सर्दियों में लगभग 28 दिन की छुट्टी होती है, उसमें कहा जाता था कि गांव जाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, लोगों से बात करो जिनसे तुम 5 महीने 6 महीने दूर रहे हो। इस तरह की, उससे क्या होता है कि बच्चे के सर पे बर्डन नहीं होता है कि वो अभी एग्ज़ाम दे के आया, उसका छुट्टी हुई, छुट्टी में तुमने क्या किया, जो प्राइवेट स्कूल करते हैं छोटे छोटे शहरों के, बड़े शहरों में भी करते हैं, 15 लेख लिख के आना, इतना जो है सवाल सॉल्व करके आ जाना, पूरा रिवीजन करके आना। मतलब बच्चा छुट्टी में भी जा रहा है तो पढ़ ही रहा है। ये दैनिक स्तर पे भी होता है, और नॉर्मली जो गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी और बाढ़ वाले इलाके में बरसात में जो छुट्टी हो, उस तरह की, वो सारी चीज़ें ख़त्म करना। टेक्स्ट बुक जो है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि बायलिंगुअल आएगी अब, कि कुछ चीज़ों की टेक्स्ट बुक अभी तक सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो उन चीज़ों की जैसे आपका हो गया कि मैथ्स का है, साइंस का है, इन सब चीज़ों की उसको लोकल लैंग्वेजेज में, लोकल टर्मिनोलॉजी के साथ उस तरह में किताबें नहीं हैं, तो सरकार अपने तरफ से ऐसे किताबें छापेगी। लैंग्वेज जो है उस पर काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है, खास करके लोकल लैंग्वेजेज जो है, तो वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 भाषाएं हर बच्चे को पढ़ने की आज़ादी होगी, कि वो चुन सकता है और वो स्टेट्स डिसाइड करे, जब तक कि वो तीनों भाषा भारतीय भाषा है। ये मिडिल स्कूल के लेवल तक ये वाला रहेगा, और हायर में जो है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषाएं, जापानी है, आपको स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी तो खैर नॉर्मली करिकुलम में रहेगा। तो ये सारी भाषाएं, उस पर भी जोर दिया गया है कि बच्चों को कम से कम अपने देश का मल्टीकल्चरलिज्म जो है, बहुत तरह की ये जो विविधता की बात करते हैं, उसको समझने का मौका मिले, और उसको मूवमेंट अगर वो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको एलियन फील ना हो, उसको पता हो अरे ये भाषा तो मैं जानता हूँ। और इससे ये जो वैमनस्यता है, क्षेत्रीय वैमनस्यता, राज्यों के नागरिकों को लेके कि साउथ में जाएंगे तो नॉर्थ वाले को डिमीन करता है, नॉर्थ वाला साउथ वाले को अलग अलग नामों से पुकारता है, ये जो है ख़त्म हो। जो ही हम कल्चर को समझने लगेंगे, उनकी भाषाओं को जानेंगे, उनका लिटरेचर पढ़ेंगे, उन जगहों पे हम शायद घूमने जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये अपने ही जैसे हैं, सिर्फ बोलते अलग हैं, दिखते थोड़ा अलग हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर बचपन से ही दिया जाएगा तो वो
न सिर्फ बच्चे की एकेडमिक एबिलिटीज जो है कि उसके पास भाषाओं का 3 भाषाओं का ज्ञान है, प्लस वो एक अपना मदर टंग तो जानता है, 4 भाषा वो जानना है। और ये भी एक स्टडी आया है कि जो लोग जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं उनकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो बेहतर होती है आम बच्चों से। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो वो है। साइन लैंग्वेजेज के भी ऊपर कहा गया कि जो साइन लैंग्वेजेज का प्रयोग करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी एक स्टैंडर्डाइज्ड होगा कि इंडियन साइन लैंग्वेज हर जगह पे एक तरह का होगा, प्लस स्टेट बेस्ड, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लोकल लेवल पे होती है, तो उसको भी स्टेट भी अपने लेवल पे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करे। जहाँ भी नीड होगा वहाँ पे सेंटर जो है मदद करेगा। उसके बाद है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा और उसमें नेशनल टेक्स्ट बुक तो रहेंगे, लेकिन उसमें लोकल फ्लेवर भी रहेगा। मतलब राष्ट्रीय स्तर से आपने मान लीजिए कि स्वतंत्रता संघर्ष की आपको कहानी सुनानी है, तो स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी भारतीय स्वतंत्रता की कहानी है, वो किसी एक स्टेट का नहीं है। लेकिन उसी में मैं झारखंड का अगर हूँ तो मुझे बिरसा मुंडा के बारे में पता होना चाहिए, मैं बिहार का हूँ तो मुझे बाबू कुंवर सिंह के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरह कोई नॉर्थ मतलब सदर्न स्टेट्स का है तो वहाँ के कौन कौन से क्रांतिकारी रहे थे, बंगाल का कौन कौन क्रांतिकारी रहा था, ये तमाम चीज़ें, वहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स कौन रहे थे, राजा राम मोहन राय कौन थे, श्री नारायण गुरु कौन है। अभी क्या है कि टीपू सुल्तान को भी मतलब महान बताया जा रहा है, औरंगजेब को भी महान बताया जा रहा है। तो इस तरह की नौटंकी जो ये विषाक्त चीज़ें जो भर दी गई हैं कि जो ऑप्रेसर हैं उन्हीं को ग्लोरीफाई करके पढ़ाया गया। राजराज चोल जो दुनिया के सबसे मतलब बेहतरीन नेवल माइंड्स, मतलब उनका जो नौसेना उनकी थी, नेवी जो थी वो अनपैरेलल्ड थी, और वो मतलब एक छत्र राज चला उनका। उनके टाइम में आर्ट्स भी उतना ही फ्लरिश कर रहा था, साइंस भी कर रहा था, सैनिक मतलब सैन्य क्षमता भी उनकी गजब की थी, और वो जो है भुला दिया गया। चोल साम्राज्य हो गया, पांड्य साम्राज्य, चेर हो गए, इनके बारे में कोई नहीं जानता। मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं, मगध जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, अलग अलग धर्म कैसे डेवलप, इन सारी चीज़ों को, वही है लोकल फ्लेवर कि अगर हम आचार व्यवहार सोशल साइंसेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक नेशनल लेवल तो होना ही चाहिए कि किस राज्य में किस तरह में, अब जैसे जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ किस तरह के घर होते हैं, जहाँ जो है बाढ़ आता है उधर कैसा होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसी तरह अलग अलग स्टाइल जो है कैसे कैसे बदलता जाता है, बाज़ारों में कौन सा सामान मिलता है, कौन सी चीज़ें ख़ास लोकेलिटीज़ में ही है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ है वो नॉर्मलाइज हो, प्लस लोकल स्टेट अपने स्तर से उसमें डाले और उसको अटैच करे, उसको सप्लीमेंट करे, ताकि बच्चों को न सिर्फ अपने अपने स्टेट के बारे में जानकारी हो, अपने समाज के बारे में जानकारी हो, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी वो अपने आप को छोड़ा हुआ छूटा हुआ महसूस ना करे। उसके पास अगर वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे ये पता हो कि मैं जिस जगह में जा रहा हूँ वहाँ की हिस्ट्री क्या हो, कम से कम थोड़ा नॉलेज उसके पास होना चाहिए, ताकि वो एक कन्वर्सेशन स्टार्टर आप कह सकते हैं कि बातचीत की शुरुआत वहाँ से कर सकता है। उसके बाद असेसमेंट जो है, जो अभी तक कि एकेडमिक सिर्फ होता था कि कितना नंबर ला रहा है रिपोर्ट कार्ड भेजिए, नहीं, अब उसमें है कि बच्चे का चाल ढाल कैसा है, वो जो है उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं, लक्षण उसके बदल रहे हैं कि नहीं, वो उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, वो दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता है कि नहीं, वो मैत्रीपूर्ण है कि नहीं, वो मित्रता करता है कि नहीं, वो किसी को सताता तो नहीं है, कपड़े कैसे पहन के आ रहा है, क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले बार कैसा कर रहा था। तो और ये पीरियोडिक लगातार क्यूमुलेटिव असेसमेंट होता रहेगा। और बोर्ड में भी जब असेसमेंट का टाइम आएगा तो बच्चे को आज़ादी होगी कि उसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसी में वो एग्ज़ाम दे, प्लस 2 बार एग्ज़ाम लिया जाए, बेस्ट ऑफ द 2, दोनों में से सबसे अच्छे मार्क्स जहाँ पे हैं उनका जो है लिया जाएगा। प्लस अभी जो एग्जिस्टिंग बोर्ड है जैसे CBSE है, ICSE है, स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके पास भी इसी फ्रेमवर्क में, इसी असेसमेंट फ्रेमवर्क में अपने तरफ से अगर उनके पास बेहतर सुझाव हैं तो वो इम्प्लीमेंट करवाने की आज़ादी होगी। उसके बाद है कि टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे जो सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैव प्रदत्त कला है, जैसे सचिन हो गए, वो बचपन से क्रिकेट खेलना चाहते थे, जैसे कोई मैथमेटिक्स में बचपन से आप ही में से होगा कि जो 3री क्लास में वो
7वीं के मैथमेटिक्स अगर सॉल्व कर रहा है, इस तरह के बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए न सिर्फ एक क्रिएट किया जाए कि वो स्कूल के बाद भी जो है अगर वो कुछ पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो उनके लिए हेल्प मौजूद रहे, सपोर्ट सिस्टम हो। उनके लिए स्पेशल टीचर्स, बीएड जो है स्पेशल नीड्स वाले, स्पेशल नीड्स मतलब जो टैलेंटेड बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए अलग से बीएड में टीचरों को ट्रेन किया जाएगा, उनको अलग तरह की डिग्री दी जाएगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्निंग, इस तरह की डिग्री दी जाएगी, ताकि न सिर्फ आप ये कहें कि नहीं उन्हें तो पढ़ने की आज़ादी दे, नहीं, उन्हें पढ़ाने के लिए भी, उनको हैंडल करने के लिए भी, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी इमोशनल नीड्स अलग होती हैं, उनका मानसिक स्तर, वो मतलब एकेडमिकली इतने हाइटेंड स्टेटस ऑफ थिंकिंग में होते हैं कि वो सोसाइटी से कई बार जो होते हैं अलूफ रह जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, उन्हें बात व्यवहार में जो है समस्या होने लगती है। तो उसका प्रबंध किया जाए कि बच्चा जो है न तो एक वो टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है आगे, वो भी रहे, प्लस वो उन कारणों से कि वो बाकी जगहों पे समय नहीं दे पा रहा है या वो बाकी बच्चों से दोस्ती नहीं कर पा रहा है, तो उसे कोई बुली ना कर रहा हो, उससे उसके मानसिक स्तर पे जो है आघात ना पहुँचे, उसका विकास जो है वो रुके नहीं। उसके बाद फिर टीचर्स के ऊपर काफ़ी बल दिया गया है कि टीचर्स का अभी क्या होता है, 3-3 साल में जो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो एक्सेसिव ट्रांसफ़र को सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया और उन ट्रांसफ़र्स को रोक दिया जाएगा कि अनलेस ट्रांसफ़र सिर्फ इसी आधार पे होगा कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके प्रमोशन के लिए उनको ट्रांसफ़र करना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, उनकी शादी हो गई, उनको कहीं और जाना है। जो महिलाएं हैं उनको शादी के बाद, शादी से पहले कहीं पे थे, शादी के बाद, या फिर उसके बाद फिर हो सकता है कि उनके हस्बैंड मान लीजिए कि आर्म फोर्सेज में है, तो उनको मूव आउट। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र हों और इस पे काफ़ी, और शिक्षक जो है ओवरबर्डन ना हो, सारी रिक्तियां जो है भरने की सरकार ने बात की है और उन्हें समय पे सैलरी मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही वो वेल इक्विप्ड हो बच्चों की इमोशनल नीड्स को समझने के लिए, न सिर्फ वो अपने विषयों में अच्छे हों बल्कि साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं कि बच्चे को समझना एक बच्चे के तौर पर, न कि वो विद्यार्थी है, नहीं, वो एक बालक है, वो एक बालिका है, बच्ची है, उसको कैसे समझा जाए, उसकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, उसको कैसे पूरा किया जाए, दोस्ती कैसे, एक बॉन्ड जो होता है टीचर और टॉट के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, वो बॉन्ड कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके ऊपर थ्रस्ट है। उसके बाद अब जो ये वीडियो का हिस्सा है ये है हायर एजुकेशन के ऊपर कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके BA MA BTech MTech और मतलब आप समझ रहे हो बैचलर्स और मास्टर्स के लेवल का। अभी तक क्या होता था कि बैचलर्स या तो 3 साल का, या फिर BTech कर रहे हैं तो वो 4 साल का हो जाएगा, और मेडिकल में फिर वो लंबा खींच जाता है, और लॉ में जो है अलग खींचता है। तो बेसिकली अभी तक जो 3 साल वाला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उसमें है कि आप 3 साल में भी कर सकते हैं, आप 4 साल में भी कर सकते हैं। 3 साल में जो करेंगे उनको मास्टर्स करने के लिए 2 साल का मास्टर्स करना होगा। अगर उन्होंने 4 साल में किया तो चौथे साल में क्या करना है, चौथे साल में वो रिसर्च करेंगे। मतलब एक विषय की सघन जानकारी के लिए 4 साल वाला आप कीजिए। अगर आपको मतलब आप उसी विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसी विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, एकेडमिकली आपको मूव करना है, उसी में आगे बढ़ना है, तो आप 4 साल वाला कीजिए, क्योंकि उसमें रिसर्च भी, रिगरस रिसर्च जो है इन्वॉल्व है। प्लस एक और क्या है कि अभी क्या होता था कि मैंने मान लीजिए अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की और दूसरे साल में किन्हीं कारणों से मैं नहीं कर पाया और मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ गया। घर में होता है कि मेरी आर्थिक जो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, घर में किसी को बीमारी होगी, मैं ही बीमार पड़ गया, ऐसे में क्या करे बच्चा। उसमें अगर आपका छूट गया तो आप दूसरे बार फिर से आपको एनरोल करना पड़ेगा फिर उसी प्रोग्राम में। अभी क्या है कि लोग बीच में अगर किसी कारण से छूट गया तो वो समुचित कारण देके एक टाइम फ्रेम में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 3 साल तक का उनको टाइम दे दिया कि इन 3 सालों में अगर तुम वापस आ जाते हो तो तुम्हारा जो 1 साल तुमने पूर्ण कर लिया वो भी रहेगा, उसके बाद तुमको सिर्फ 2 ही साल पढ़ाई करनी पड़ेगी उस डिग्री के लिए। ठीक है, ये है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री है। अगर आपने पहले ही साल में कहा कि नहीं मुझे इतना ही नॉलेज चाहिए था, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल अगर आपने उसी विषय की पढ़ाई की तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और आपने छोड़ दिया तो 3 साल में डिग्री,
और चौथे साल किया तो आपको एक मतलब एक स्पेशलाइज्ड आप हो गए कि उस विषय में आपने एक विशेष तरीके से जो है बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। फिर मास्टर्स में आप आएंगे तो मास्टर्स अगर आपने 4 साल वाला किया है, उसी विषय में किया है, तो आपको मास्टर्स की डिग्री एक ही साल में मिल जाएगी। मतलब उसके बाद आप 1 साल पढ़िए, मास्टर्स की डिग्री ले लीजिए। अगर आपने 3 साल वाली डिग्री किया तो आपको 2 साल मास्टर्स कराया जाएगा, उसके बाद ले लीजिए। एक और है इंटीग्रेटेड बीए और एमए, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स का प्रोग्राम की 5 साल तक आप एक ही विषय का अध्ययन कीजिए और एकदम गहन रूप से कीजिए। और एमफिल का जो एक था कि मास्टर्स के बाद पीएचडी करने के लिए कई विश्वविद्यालयों में एमफिल करना आवश्यक माना जाता था। एमफिल में वही चीज़ें सिखाई जाती थी जो अब इन्होंने मास्टर्स में शिफ्ट कर दिया। रिसर्च का क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होता है, कैसे रिसर्च करते हैं, एक्चुअल में रिसर्च क्या होता है, मेजर प्रोजेक्ट जो होते हैं, उन सारी चीज़ों क्या। फिर जब मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया है इसको भी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा था वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, ये सब नहीं है। अब जो है एक पूल ऑफ सब्जेक्ट है, उसमें जो आपको पढ़ना है, जिस तरह से पढ़ना है, मेजर और माइनर, आप मतलब एक मेन विषय होगा, उसके साथ आपको जो जो पढ़ना है उस तरह की चीज़ें जो आप कर सकते हैं। एमफिल अब हटा दिया गया और इससे मुझे पता है कि जेएनयू के काफ़ी बुजुर्गों को इससे जो है दुख पहुंचा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, दुनिया आगे बढ़ रही है। मास्टर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स में ही आपको रिसर्च की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक, जिसको कोर्स वर्क एक तरह से बोला जाता है, तो उसके बेसिक जो आपको मास्टर्स में पढ़ा दिए जाएंगे, ताकि आप अगर उसी विषय में आगे उसी विषय के किसी एक बिंदु पे रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको फिर से 2 साल एमफिल में जो है या 1 साल अलग अलग जगहों पे, कुछ जगह पे तो लगातार चलते ही रहता है, कई विषयों में एमफिल किए जा रहे हैं इस तरह। तो ये जो है अब ख़त्म किया जाएगा और सीधा आप मास्टर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं। अब जो है फिर आता है एक और आया कि आईआईटी के स्तर के कई और रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है MERU करके जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऐसे करके जो है ऐसे खोले जाएंगे। और वहाँ पे उसको ये लोग कह रहे हैं कि यूएस का जो आईवी लीग बोला जाता है कि सबसे बढ़िया वाले हैं, उसकी स्थापना की जाएगी। अब कैसे करेंगे ये तो विस्तार से जो है अगले जैसे जैसे हमारे पास जानकारी है उसमें हम बताएंगे। उसके बाद एक और ये अब रिसर्च वाला एस्पेक्ट चल रहा है, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की एक बात हो रही है कि हम यहाँ पर क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च के लिए एक अलग फाउंडेशन बनाएंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भारत में जीडीपी का मात्र 0.69% ही रिसर्च में जाता है, और वो दिखता है आपको। वो इसलिए मैं दिखता है कह रहा हूँ क्योंकि हमें हमेशा हम जो कहते हैं नोबेल हमारे वाले को क्यों नहीं मिल रहा है, इनोवेशन कहाँ है, हम फ़ोन भी जो है विदेशी यूज़ करते हैं, राफेल भी विदेशी है, कोविड पे भी काम जो है विदेश में ही हो रहा है, भारत में कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। ये जो दुख हमारे भीतर बैठा हुआ वो इसलिए है कि रिसर्च में हमारी सरकार खर्च नहीं करती है। उसी डॉक्यूमेंट में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें अगर हम बात करें तो भारत का मैंने बताया कि 0.69% है, अमेरिका 2.8% करता है, चाइना जो है 2.1% करता है, इजराइल 4.3%, साउथ कोरिया 4.2%। हमारा टोटल बजट ही मतलब वो शायद 2 या 1% पे अटका हुआ है हमारा पूरा शिक्षा का बजट। तो उसको कहा जा रहा है कि जीडीपी का 6% तक हम ले जाएंगे उसको, और उस 6% में एक कंसिडरेबल हिस्सा जो है कोशिश होगी। और अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेके, रिसर्च को लेके, तो कम से कम 2% ऑफ जीडीपी तो इनको सिर्फ रिसर्च वालों को देना होगा। रिसर्च हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। जैसे हम रोते हैं ना कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं राफेल, हम कोविड का वैक्सीन क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं, हमारे लोगों को नोबेल क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं मिलता है कि यहाँ हमें 3 साल में ही रिसर्च का रिजल्ट चाहिए। और नोबेल जिसको मिलता है वो पता चलता है वो 40 साल से 3-3 लोगों की इंटरनेशनल टीम बना के अलग अलग जगहों पे जाके वो 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं, 40 साल से, किसी किसी का पूरा जीवन उसमें चला जाता है। और हो सकता है आपको कोई रिजल्ट ना आए, फिर भी सरकारें उसमें पैसा लगातार बिना सवाल पूछे उसमें पंप करती रहती है, पैसा देते रहती है। और वही कारण बनता है कि वो हर तकनीक में बाकी जो उन्नत राष्ट्र हैं वो हमसे आगे होते हैं। तो अगर आपको कोविड का वैक्सीन भी सबसे आगे चाहिए
अगर आपको राफेल जैसे तकनीक वाले विमान जिसका इंजन भी हम नहीं मैन्युफैक्चर कर पाते हैं वो भी चाहिए, तो उसके लिए आपको लगातार शोध में जो है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है, ये ऐसे फर्जी का मतलब एक बार दे दिया टाइप नहीं, उसमें आपको सीरियसली जो है पॉलिसी लेवल पे पैसा जो है अलोकेट करके छोड़ देना होगा कि इस रिसर्च में इसी तरह से पैसा जाएगा। उसके बाद एक आ जाता है कि ये एजुकेशन का धंधा है, उसको बंद करेंगे, उसके लिए रेगुलेटरी ये लोग कुछ करना चाह रहे हैं और रेगुलेशन को लेके इन्होंने काफ़ी और भी मतलब हर मेडिकल का एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, लॉ का कैसे दिया जाएगा, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे काम करेंगे, इन सब पे भी इस डॉक्यूमेंट में चर्चा होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो जानने की आवश्यकता उस तरह से नहीं है, इसलिए मैंने उन बातों को इसमें जो है इंक्लूड नहीं किया है। तो और बेसिक इनका प्रिंसिपल जो है ये कहने का रेगुलेशन ऑफ जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको ख़त्म करने की इन्होंने बात की है कि 12th में जो बच्चों को करवाया जाता है और बर्डन किया जाता है बच्चों को, तो उस पर जो है ये लोग लगातार बोल रहे हैं कि फिलैंथ्रोफी है, परोपकार है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी, अगर प्राइवेट कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ को भी हम अलाउ करेंगे तो उनको भी हम एग्जॉर्बिटेंट फीस जो होते हैं कि एकदम आकाश को छूते हुए फीस जो हम लगाने नहीं देंगे, उसका भी रेगुलेशन होगा। और इस तरह से शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है और जिस तरह से माँ बाप को और बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण होता है उनका, तो उसको कैसे कम किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। और अंत में है कि भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय लैंग्वेजेज का, इन सब को प्रमोट किया जाएगा टेक्स्ट बुक्स के जरिए। और जितने भी छोटी छोटी भाषाएं हैं उनमें अगर हम उनको स्कूल के लेवल पे पढ़ाने की कोशिश होगी उन लोकेलिटीज़ में, अगर वो भी नहीं हो पाया तो किताबें जितनी इन सारी भाषाओं को संजोने के लिए शिक्षा नीति में ही इन्होंने एक बनाया, एक जगह बनाया है कि उनके किताबों को लिखा जाएगा, उनके आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व किया जाएगा, उनके बोलियों को, उनकी कविताओं को, इन सब चीज़ों को हम न सिर्फ प्रिजर्व करेंगे बल्कि उन लोकेलिटीज़ में इनके बारे में हम बच्चों को सेंसिटाइज भी करेंगे कि ये तुम्हारी धरोहर है, ये हमारे बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों के संघर्ष का, उनके पुण्यों का एक तरह से प्रताप है कि अभी तक बचा हुआ है और ये इसका क्षरण हो रहा है। तो इसको बचाना, रोकना, इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अब अंतिम हिस्सा जो है बहुत कम समय में लेना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं या जो एक्सप्लेन नहीं की गई उस पर मैं बात करूँगा। और उससे भी पहले एक और बात आ जाती है कि कई लोग कर रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन का। वन नेशन वन एजुकेशन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह नहीं है कि आदमी जहाँ भी जा रहा है एक कार्ड ले लिया और वो चावल और गेहूँ खाता है, चना खाता है तो उसको मिल गया। या फिर वन नेशन वन टैक्स की तरह नहीं है, जीएसटी की तरह नहीं है, जिसको फिर से लोग कंफ्यूज करते हैं कि वन नेशन वन टैक्स का मतलब जीएसटी में टीयर्स नहीं होना चाहिए, उसमें जो है आटा पे भी उतना टैक्स लगना चाहिए और लग्जरी कार पे भी उतना। तो ये सारी मतलब ये हम जो है ये कीवर्ड्स डिज़ाइन करने में और ये इस तरह के स्लोगनरी में, नारेबाजी में जो है हम एक्सपर्ट होते चले गए, हमें उनके नुएंसेज जो हैं उनमें जो छुपी हुई चीज़ें वो समझना नहीं। वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब ये होता है कि गोल क्या है आपके एजुकेशन का। अभी गोल क्या है कि एक स्टेट का बंदा अलग बना है, उसकी एजुकेशन पॉलिसी है कि नहीं हमें तो सिर्फ जो है व्यावसायिक जो है हमें खाली एमबीए क्रिएट करना है, उस तरह का। कहीं पे इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस है, कहीं पे रट के वो स्कूल में ही किसी तरह पहुंचना है, इस तरह का फोकस है। करिकुलम के बेस पे कोई कोहेरेंस नहीं है, एक रूपता नहीं है। प्लस मतलब इतनी डाइवर्सिटीज़ न सिर्फ किताबों के स्तर पे बल्कि बच्चों को सीख कर पाना क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में, उसमें जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब होता है कि हम एजुकेट जो करना चाह रहे हैं नागरिकों को, शिक्षित जो करना चाह रहे हैं, उसमें हमारे लक्ष्य जो है एक होने चाहिए कि एक शिक्षित भारतीय कैसा होना चाहिए। एक शिक्षित भारतीय को अपने विषय पे कमांड होना चाहिए, पहला चीज़ एकेडमिक्स हो गया। एक शिक्षित भारतीय को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए
और वो किसी भी तरह से भेदभाव ना करे, एक आदर्श नागरिक वो बने। तीसरा चीज है कि वो जिस राष्ट्र से आता है उसकी सामूहिक चेतना, सामूहिक संस्कृति, उसका भी उसको भान होना चाहिए। साथ ही साथ वो जिस राज्य से आता है, वो जिस जिले से आता है, वो जिस गांव से आता है, उस गांव में क्या उपजता है, उस जिले के कौन महान हस्तियां हुए हैं, उस राज्य के कौन से वैसे ऐतिहासिक महापुरुष महिलाएं हुई हैं, वैसी कौन सी बच्चियां रही हैं जिन्होंने कम समय में महान कार्य किए, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास इतनी संवेदना होनी चाहिए कि अगर कोई मदद की ज़रूरत में है तो उसको आप मदद कर सकें। तो एजुकेशन का गोल ये होता है। एजुकेशन का गोल ये नहीं होता है कि हाँ हर वन नेशन वन एजुकेशन है, सबको एक ही किताब पढ़ाएंगे। नहीं, एक ही किताब पढ़ाने से देखो भाई पूरे दुनिया में क्या बवाल मचा हुआ है एक किताब के कारण। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक किताब तो कहीं नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। फ्रेमवर्क डिसाइड कर लो कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम अगर हमको पढ़ाना है तो उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम भगत सिंह को छोड़ देंगे, गांधी जी को छोड़ देंगे, तिलक को छोड़ देंगे, सावरकर को छोड़ देंगे और सिर्फ जो है हम कुछ चुनिंदा लोगों को ही पढ़ाएंगे या फिर उनको डिमीन करने लगे। नहीं, उसमें आपको सबके स्ट्रगल को सम्मिलित करना होगा। प्लस तुम्हारे इलाके के जो क्रांतिकारी रहे, जो छोटी छोटी, मतलब आप ये सोचिए कि हमारे इतिहास से पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है गायब है, जबकि पूर्वोत्तर भारत ने इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोहिमा का युद्ध है, मणिपुर में युद्ध हुआ था, बर्मा से उधर से फोर्सें जा रही थी, नेताजी ने लड़ाइयाँ की थी। ये सारा जो है ये क्यों गायब है? रानी गौंडल्यू जो है, उसी तरह अहोम शासन के कितने लोग हैं जो न सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल बल्कि मतलब इस्लामी आक्रांता जो थे, खिलजी उलजी कायदे से मतलब इस तरह से उसका सामना किया है, वो सब गायब है हमारे इतिहासों से। तो वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब ये है कि हम एक बिहारी के तौर पर या एक तेलुगु के तौर पे या एक कन्नड़ नागरिक के तौर पे मणिपुरी लोगों के उनके योगदान को भूल ना जाए। हमें पंजाब के जो वीर थे उनके योगदान को हम भूल ना जाए। हमें कश्मीरियों की भी याद होनी चाहिए। और कश्मीरी को बिहार का खुदीराम बोस कौन था, उस कुंवर सिंह कौन थे, बंगाल के, खैर उस वक्त तो बिहार था नहीं तो बंगाल के जो है वो सारे लोग, सुखदेव कौन थे, राजगुरु कौन थे, इन सब को सम्मिलित करना चाहिए। वो होता है वन नेशन वन एजुकेशन। क्योंकि कुछ चीज़ों को आप जहाँ पे संस्कृति है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इसमें हमेशा विविधता होगी। साइंस में विविधता नहीं होती है, मैथमेटिक्स में विविधता नहीं होती है। तो वहाँ पे जो है आप एक किताब जो है एक गोल के साथ वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रह क्या गया, छूट क्या गया इसमें, या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया। और हो सकता है वो 700 पन्नों का कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट है, ये तो सारांश था, इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है, वो 700 पन्नों वाले में। पहला ये है कि बुक्स को रीराइट किया जाएगा कि नहीं, खास करके इतिहास की किताबों को या फिर बच्चों को जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है उसकी किताबों को, क्योंकि वो हाईली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्टिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी है और वो जानबूझ के भरा गया है, जिससे हम अपने ही संस्कृति पे डाउट करने लगते हैं। उसमें मैंने आप पहले भी कहा, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। तो क्या इतिहास की किताबों को रीराइट किया जाएगा और उसको फैक्चुअल बनाया जाएगा? क्या हिंदुओं को डिमीन करने का जो तरीका चला हुआ वो बंद हुआ कि नहीं? मुसलमान आक्रांताओं को, बर्बर शासकों को जो ग्लोरीफाई करने का तरीका है उसको बंद किया जाएगा कि नहीं? उस पे किताबें जो है लिखी जाएगी कि नहीं दोबारा? इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? फंड कैसे एलोकेट करोगे? यहाँ पे तो मतलब कुपोषण से 13 लाख बच्चे मर जाते हैं, तो फंड कहाँ से? ये जो 6% का हमारे पास टारगेट है वो कहाँ से आएगा? हम रक्षा बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं, वो फंड कहाँ से आएगा? इसके लिए क्या कर रही है सरकारें? उसके बाद है कि टीचर्स के बारे में आपने बोल दिया किस तरह से करेंगे, लेकिन क्या वो संभव है रातों रात या 10 साल में भी? ये जो स्टेटस को वाला चलता है, खास करके स्टेट लेवल पे जो टीचरों के, शिक्षकों की स्थिति है कि उसको आपने मल्टीपर्पज़ गधा बनाया हुआ है कि उसको आप हर चीज़ में बाढ़ आया तो उसमें टीचर जो है जा रहा है। कोविड में जो है जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे टीचरों को, शिक्षकों शिक्षिकाओं को भेजा जा रहा है। वहाँ पे जो कहीं कुछ शादी समारोह हो रहा है सामूहिक तो उसमें शिक्षकों को भेज दिया जा रहा है।
इलेक्शन ड्यूटी शिक्षकों, मतलब शिक्षक जो है हल्दी चना नमक कितना आया है वो भी गिन रहा है। इन सारी चीज़ों से शिक्षकों को कब मुक्त किया जाएगा, इस पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर कोचिंग को आप रेगुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि कोचिंग तो बहुत भयानक एक लॉबी बन चुकी है। इसको आप रेगुलेट करने का मार्ग कहाँ से निकालेंगे, इसके ऊपर जो है एक समुचित चर्चा की आवश्यकता है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पे और भी विश्लेषण आए, इस पे और भी विस्तृत जानकारी आए। अगर आएगी तो मैं इस पे बात करने की कोशिश अवश्य करूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का हो जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट का हो जाएगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि उस तरह का है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जितने एस्पेक्ट्स हैं उसको न सिर्फ मैं बिंदुवार आपको बताऊं, बल्कि उसके पीछे के निहित लक्ष्य क्या है, ऐसा सरकार क्यों करना चाह रही, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।